हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेट 1 का 22 to 26 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इफ़ 2 किलोग्राम्स ऑफ टमाटोज आर ड्राइड, यदि 2 किलोग्राम टमाटर को सुखाया जाता है, 100 ग्राम ऑफ ड्राइड टमाटोज पाउडर, तो 100 ग्राम सूखा टमाटर पाउडर बनता है। तो हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ टमाटोज नीड टू बी ड्राइड टू मेक 1 किलोग्राम ऑफ ड्राइड टमाटोज पाउडर। तो हमको 1 किलोग्राम टमाटो पाउडर, सूखा टमाटो पाउडर बनाने के लिए कितने टमाटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने किलोग्राम्स टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमको बताना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका यूनिटरी मेथड से। ये जो 100 ग्राम आपको दिया हुआ है, ये कितने का दिया हुआ है, 2 किलोग्राम से 100 ग्राम बनता है बच्चों। तो 1 किलोग्राम्स का आपको निकालना होगा, ठीक है। 2 किलोग्राम से कितना बन रहा है, 100 ग्राम बन रहा है। So for 100 gram dried tomato powder tomatoes needed, 100 ग्राम के लिए कितने टमाटो को सुखाना पड़ रहा है, 2 किलोग्राम टमाटोज को सुखाना पड़ रहा है। ओके, 2 किलोग्राम्स। तो अब आपको यही पूरा यहाँ पे भी लिखना है, लेकिन अब आपको क्या निकालना है, 1 ग्राम्स की वैल्यू निकालनी है कि 1 ग्राम टमाटो पाउडर बनाने के लिए कितने किलोग्राम टमाटो को सुखाना पड़ेगा। तो ये सारा यही सेम टू सेम यहाँ पे लिखोगे, बस जहाँ पे 100 है वहाँ पे कितना लिख लोगे, 1 ग्राम। तो फॉर 1 ग्राम ड्राइड टमाटोज पाउडर टमाटोज नीडेड कितना हो जाएगा बच्चों, जो इधर दिया रहता है ना हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं, और जो यहाँ पे नंबर रहता है अगर हम 1 की वैल्यू निकालते हैं, 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो जो नंबर यहाँ पे होता है वो नंबर कहाँ हो जाता है, इसके अपॉन में चला आ जाता है। तो 1 ग्राम ड्राई टमाटो पाउडर, 1 ग्राम ड्राई टमाटर बनाने के लिए कितने किलोग्राम टमाटो की ज़रूरत पड़ेगी, 2/100 किलोग्राम टमाटोज की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन में बोला है कि 1 किलोग्राम, तो वी नो दैट 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स इन 1 किलोग्राम, सो 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम को आपको बताना है कि 1000 ग्राम सूखा टमाटो पाउडर बनाने के लिए कितने टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 टमाटर में 1 ड्राइड टमाटो पाउडर आया हुआ है ना, इसकी वैल्यू जो आई हुई है ना, उस पे आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 2 2 0 से 2 0 कट गया, बचा कितना, बचा आपका 2 मल्टीप्लाइड में 10 मीन्स कि 2 10 20 किलोग्राम। अगर आप 20 किलोग्राम टमाटर को सुखाओगे तब वह क्या बनेगा, 1 किलोग्राम से ड्राइड टमाटोज पाउडर बनेगा। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अ मिल्कमैन कलेक्ट्स 15 लीटर ऑफ मिल्क ईच फ्रॉम 20 कैटल रेयरर। 20 पशुपालकों से, या आप ये समझ, हाँ 20 पशुपालकों से एक दूध वाला है जो 15 लीटर मिल्क लेता है। एक से कितना लेता है, 1 से 15 लेता है, तो 20 से कितना लेगा बच्चों, 20 कैटल रेयरर से कितना लेगा, 1 से वो 15 लेता है, तो 20 से कितना हो जाएगा, 15 इंटू 20, मतलब कि इतने लीटर दूध वो क्या करता है, खरीदता है, फिर इस दूध को बेचता भी है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। देखो, ही डिस्ट्रीब्यूट्स 2 लीटर ऑफ कलेक्टेड मिल्क टू ईच फैमिली। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, तो इस मिल्क को वो क्या करता है, बांटता है। कैसे बांटता है, एक फैमिली को 2 लीटर देता है, 2 लीटर्स ऑफ कलेक्टेड मिल्क टू ईच फैमिली, एक फैमिली को 2 लीटर देता है। तो हाउ मेनी फैमिलीज डज ही डिस्ट्रीब्यूट्स मिल्क टू, तो आपको बताना है कि कितनी फैमिलीज को वो मिल्क देता होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको करना है डिवाइड, इसको इससे कर लीजिए मल्टीप्लाई, 15 को 20 से करना है मल्टीप्लाई, फिर कर देना है 2 से डिवाइड, तो आपका आंसर आ जाएगा। मिल्क कलेक्ट फ्रॉम 1 कैटल रेयरर्स, वह एक पशुपालक से कितना लेता है, 15 लीटर मिल्क वो लेता है। तो 20 पशुपालकों से कितना हो जाएगा बच्चों, 20 मल्टीप्लाइड बाय 15, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 2 30 और एक ज़ीरो लगा है, एक ज़ीरो लगा दीजिए, मतलब कि वह 300 लीटर दूध इकट्ठा करता है। फिर ये 300 लीटर मिल्क को वह एक फैमिली को 200 मिल्क देता है। तो ये बताना है कितनी फैमिली को देता है, तो टोटल मिल्क को आपको 2 से, जितना एक फैमिली को देता है, 1 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 300 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा,
150 फैमिलीज को वह मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ड्रा द फिगर ऑफ एंगल्स ऑफ मेजर राइट एंगल्स, मोर देन राइट एंगल्स एंड लेस देन राइट एंगल्स। आपको इसमें फिगर ड्रॉ करनी है। कैसे एंगल्स की? ऐसे एंगल्स की जो राइट एंगल हो, एक मोर देन राइट एंगल हो और एक लेस देन राइट एंगल हो। तो इसको हमने जब चैप्टर हमने एक्सप्लेन किया था तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे हमने मैचस्टिक का यूज़ करके आपको राइट एंगल्स, मोर देन राइट एंगल एंड लेस देन राइट एंगल्स के एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं वो सिखाया था। वहाँ पे आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। राइट एंगल का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों? एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उसी के ऊपर एकदम स्ट्रेट लाइन, ऐसे खड़ी लाइन कि ये भी सीधी हो और ये भी सीधी हो, तो ऐसे एंगल पे राइट एंगल होता है। अब मोर देन क्या होगा? मोर देन राइट एंगल। और एक चीज़ इसमें पहले ये समझ लो, अब जो राइट एंगल होता है वो आपका फिक्स 90 डिग्री का होता है। मोर देन राइट एंगल क्या होता है? तो बच्चों मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा। मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा। मोर देन, अब आगे आपका लिखा है राइट एंगल, मतलब किससे ज़्यादा? राइट एंगल से ज़्यादा। किससे ज़्यादा? राइट एंगल से ज़्यादा। तो राइट एंगल क्या है? राइट एंगल है आपका 90 डिग्री। मीन्स कि जब आपको मोर देन राइट एंगल बोल रहा है मतलब 90 से ज़्यादा एंगल होना चाहिए। तो अगर 90 ऐसे बनता है, टू सीधी लाइन पे बनता है, तो 90 से ज़्यादा एंगल क्या कहलाएंगे? 90 से ज़्यादा एंगल आपके कहलाएंगे 91, 92, 93। मतलब इधर आप बढ़ते जाइए, जितनी काउंटिंग इधर आप बढ़ते जाओगे वो सारे के सारे क्या होंगे? मोर देन राइट एंगल। क्यों? क्योंकि मोर देन का मीन्स होता है ज़्यादा। तो मोर देन कैसे बनेगा? इस सीधी लाइन को थोड़ा आप ऐसे फैला दो, मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको आप ज़्यादा कर दो। तो ये वाली लाइन आप बिल्कुल सीधे ही रखना और इस लाइन को सीधा न रख के आप थोड़ा सा ऐसे फैला दो। मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो कैसा होगा? मोर देन राइट एंगल होगा। अब लेस देन राइट एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों? तो लेस देन राइट एंगल का मीन्स होता है राइट एंगल से कम। राइट एंगल से कम यानी कि लेस। तो लेस कैसे राइट एंगल? जैसे कि 90, तो 90 से कम क्या होता है? 90 से कम होता है बेटा 89, 88, 87। आप रिवर्स काउंटिंग जाइए, बैक काउंटिंग जाइए, तो ये क्या कहलाएगा आपका? लेस देन राइट एंगल। तो अगर राइट एंगल टू सीधी लाइंस पे होता है, तो अगर इसको इधर साइड आप करो, इस लाइन को थोड़ी इधर करोगे तो आपका क्या बनेगा? लेस देन राइट एंगल। मतलब इसको आप सीधा ही रखो और ये जो सीधी लाइन रहती है तो इसको आप सीधी न रख के इसके साइड झुकाओ, इस वाली लाइन के साइड इसको ज़्यादा झुका दो। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होंगे वो क्या होंगे? लेस देन राइट एंगल होंगे। ओके, लेस देन राइट एंगल को एक्यूट एंगल भी बोलते हैं बच्चों। मोर देन राइट एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल भी बोलते हैं और राइट एंगल को राइट एंगल ही बोलते हैं। तो अगर आपको मोर देन राइट एंगल की जगह में ऑब्ट्यूस एंगल भी देता है तब भी आपको ऐसे ही एंगल ड्रॉ करना है, और अगर आपको एक्यूट एंगल देता है तब भी आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, The length of a rectangular postcard is 14 cm and its width is 9 cm. एक रेक्टेंगुलर पोस्ट कार्ड की लेंथ आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है एंड इसकी विथ 9 सेंटीमीटर गिवन है। देन फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। तो आपको इसका एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है। एरिया क्या? ये रेक्टेंगुलर है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। आप ये दोनों फार्मूला याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितनी है? लेंथ है आपकी 14 इंटू ब्रीथ है आपकी 9। 14 9 जा कितना होता है? 126। अब इसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो जब एरिया फाइंड करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, यूनिट का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। 2 को आप एज इट इज़ लिखना। लेंथ कितनी गिवन है बेटा? लेंथ गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर प्लस ब्रीथ कितनी गिवन है? 9 सेंटीमीटर। 14 में 9 प्लस कर दो, 2 इंटू 14 में 9 प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 23। 23 को 2 से आपको मल्टीप्लाई करना, ये मल्टीप्लाई कहलाता है।
2 को आपको 23 से मल्टीप्लाई करना है। 23 टीजा होता है बेटा 46। 46 क्या, जब आप पेरीमीटर लिखोगे तब आप स्क्वायर नहीं लगाना, क्योंकि पेरीमीटर में वही यूनिट आती है जो लिखी रहती है। सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो उस पोस्ट कार्ड की एरिया कितनी होगी 126 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर कितना होगा 46 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी है। ये आपको ये एक डायग्राम दिया हुआ है। वर्किंग एट एबव फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इस पे काम करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हाउ मेनी 1/4 विल मेक अ हाफ। देखो ये जो आपको यहाँ से ये थोड़ी थोड़ी आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की हुई है, इनको आप पूरा ऐसे मैच कर लो, मिला लो, यहाँ से पूरा ड्रॉ कर लो इस तरह से। तो ये जो इसका एक पार्ट कहलाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका एक पार्ट कहलाएगा ना, तो ये पूरे का क्या कहलाएगा बेटा 1/8 कहलाएगा। क्योंकि देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है 8। तो जब किसी बड़े फिगर को हम 8 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो वह 1/8 कहलाता है। जो पहला वाला क्वेश्चन है वो आपको ये बोल रहा है कि कितने 1/4 मिला करके हाफ बनेंगे, कितने 1/4। तो आपको इनको 1/8 को नहीं लेना है, अब इस पूरे रेक्टेंगल्स को आपको 1/4 में डिवाइड करना है। तो 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 कितना हो जाएगा 1 2 2 ले लो 2 2 1 2 3 4, मतलब कि 2 इतना ये क्या कहलाएगा 1/4 कहलाएगा, इतना ये क्या कहलाएगा 1/4 कहलाएगा। तो कितने 1/4 मिलाकर बोल रहा हाफ बनेगा, इस पूरे का आधा बनेगा। तो एक ये और एक ये, देखो इतने में ये आधा बन रहा कि नहीं, आधा ये हो गया आधा ये, मतलब इसका कितना हो जाएगा 1 2, कितना हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा आपका कि 1/4 कितने 1/4 मिला करके हाफ बनेगा। तो कितने 1/4 मिला करके हाफ बनेगा 2 2 1/4 मिला करके क्या बनेगा हाफ बनेगा। इसी का बी पार्ट देखिए, बी में आपको कह रहा है कि हाउ मेनी 1/8 विल मेक हाफ, कितने 1/8 से हाफ बनेगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 4 1/8, ये 1/8 इतना 1/8 कहलाएगा। ओके तो 4 1/8 से क्या बनेगा हाफ बनेगा। तो दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी का पार्ट सी देखिए, हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/4, कितने 1/8 से 1/4 बनेगा। तो कितने 1/8 से 1/4 बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 2 2 1/8 से 1 2 1 2 2 1/8 से क्या बनेगा हाफ 1/4 बनेगा। क्योंकि ये हमने आपको बोला ये एक टुकड़ा इसका क्या कहलाएगा 1/8, अगर एक साथ इन दोनों टुकड़ों को लोगे तो ये कहलाएगा 1/4। अगर आप पूरा का पूरा यहाँ से लेते हो तो ये क्या कहलाएगा आपका हाफ कहलाएगा बेटा, क्या कहलाएगा हाफ कहलाएगा। तो आपके सी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आपके सी नंबर का आंसर हो जाएगा 2, मीन्स कि 2 2 1/8 मिला करके क्या बनेगा 1/4 बनेगा पूरे का 1 2 3 4। ओके।